Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to start chapter number 5 of Kaplan Text Basic Framework of Accounting. Okay. So इस चैप्टर में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान में रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Accounting principles. Accounting principles are the conventions or accepted practice which apply generally to transactions. Okay. ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो आप अकाउंटिंग्स करते वक्त ध्यान में रखते हैं कि आपने इन इन चीजों का इंश्योर करना है कि फॉलो किया जा रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आप अकाउंटिंग करते वक्त इंश्योर करते हैं कि वो फॉलो की जा रही हो। It determines which assets and liabilities are recorded in statement of financial position and at what value. Okay. Which income and expenditure are recorded in statement of comprehensive income and at what value. Okay. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज है जो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करने हैं और किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है, उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, उनकी कॉस्ट को आपने किस तरह से डिटरमाइन करना है। ठीक है। और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो क्या है और जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होंगी और किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी। ये जो वैल्यू डिटरमिनेशन है ये भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में। ओके। सो ये था जनरल कह लें कि आपकी डेफिनेशन। आप वन बाय वन हम देखते जाते हैं, आपको और क्लियर होता जाएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या। ये बेसिकली सब थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल इसमें ऐसा है नहीं। पेपर में भी आपको थ्योरेटिकल ही आएगा, एमसीक्यूज आएगा और आपको बताना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है या कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास एक्रूअल कंसेप्ट। ओके। एक्रूअल कंसेप्ट जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं इसको फॉलो करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कैश बेसिस कंसेप्ट या कैश बेसिस भी आप कह सकते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कंसेप्ट होता है इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट एज इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। आपने इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है? जब वो अर्न हो रही है, ना कि जब आप कैश पे कर रहे हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सेल्स को आप कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। जब आपको गुड्स डिस्पैच नोट जो है, गुड्स डिस्पैच नोट आप इशू करते हैं, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है बायर को ट्रांसफर हो चुके हैं, जो चीजें हैं बाय को मिल चुकी हैं, उस वक्त आप सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि तब जब बायर आपको कैश में पेमेंट कर रहा हो। ये क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। ठीक है। कैश सेल्स में तो उसी वक्त ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, आपने उसी वक्त ही प्रोडक्ट्स को जो है बायर को दे दिया है, तो आप उसी वक्त ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब क्रेडिट सेल्स होती हैं तो देर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, ये हमने FA1 में स्टडी किया है। आप जाके जो है सेल्स साइकिल FA1 के लेक्चर में से देख सकते हैं, वहां पे बताया गया था कि जब भी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं उस पॉइंट पे आप सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कौन सा पॉइंट होता है? जब सेलर गुड्स को या प्रोडक्ट्स को बायर को दे देता है। ठीक है। जब उसको मिल जाती हैं उस वक्त अब ये चीजें इसके पास नहीं है, अब बायर के पास प्रोडक्ट्स हैं। तो जब बायर इनकी टेक केयर करेगा, अब इनको कुछ हुआ तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड ट्रांसफर हो चुके हैं, इस पॉइंट पे आप सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वो सेल्स के लिए वो GDN है, और जब आप बाय करते हैं, परचेजेस करते हैं, उसके लिए वो है GRN है, गुड्स रिसीव नोट है, जब आपको गुड प्रोडक्ट्स जो है रिसीव हो जाती हैं। बायर जब इन प्रोडक्ट्स को रिसीव कर लेगा
उस वक्त इन परचेज को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड अब उसको ट्रांसफर हुए हैं, सेलर ने उसको दे दिए हैं। अब ये चीजें मेरे पास आ गई हैं, तो मेरी ये लाइबिलिटी बन गई है कि मैंने इसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। ठीक है। तो एक जो अकाउंटिंग है वो कहती है, एक्रूअल कंसेप्ट पे चलती है कि आपने सेल्स को तब रिकग्नाइज करना है जब आप फाइनेंशियल सेल्स को आपने फाइनेंशियल अकाउंट में उस वक्त रिकग्नाइज करना है जब आप उसको अर्न कर रहे हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, अब आपने अर्न कर लिया है उसको, ना कि तब जब कैश पे पेमेंट हो रही हो। लाइक 2022 में आपने गुड्स को बायर को दे दिया, ठीक है, सेल साइकिल में, और 2023 में आपको कैश रिसीव हो रहा है, इनवॉइस की आपने सेंड की 31 नवंबर 2022 को, और 15 जनवरी 2023 को आपको कैश रिसीव हुआ। तो ये किस साल की सेल्स है? ये 2022 की सेल्स है, ये 2023 की सेल्स नहीं है। आपने किस टाइम जोन में रिकॉर्ड करना है? जब भी चीज जो है इनकम अर्न हो रही है, ना कि जब कैश रिसीव हो रहा है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? एक्सपेंडिचर इज रिकग्नाइज्ड एज इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज पेड। ओके। ओके। इसी तरह से जब आपने एक्सपेंडिचर को रिकग्नाइज करना है तो जब उसे इनकर किया जा रहा है, ना कि तब जब आप कैश के अगेंस्ट जो है पेमेंट कर रहे हैं। जैसे बायर ने पेमेंट की है 2023 में, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो ट्रांसफर हो गए थे उसको। बायर को कब रिसीव हुए थे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स? चीजें कब रिसीव हुई थी? 2022 में। सो 2022 में जो है ये अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा, अपना एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा। 2023 में ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, आपने जून के मंथ इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है और उसकी पेमेंट की है जुलाई में। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, जून में आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है, जुलाई में आपने इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की है। तो आप किस मंथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकॉर्ड करेंगे? आप जून की जो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप रिकॉर्ड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ना कि जुलाई में जब पेमेंट हुई है। पेमेंट आगे चल के होती है। सही है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि एक्सपेंडिचर जब इनकर हो रहेंगे तब रिकॉर्ड करना है, जब कैश आप पे करें उस वक्त नहीं। इसी तरह से इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करनी है जब वो अर्न हो रही हो, ना कि तब जब कैश रिसीव हो रहा हो। When rental income is earned and electricity expenses paid for, they should be recorded in year in which they relate, not when cash is received or paid. Okay, ये भी वही बात की है जब रिलेट कर रहे हैं। जब आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं या जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, उस वक्त आपने जो है उनके एक्सपेंसेस को, इनकम को रिकॉर्ड करना है। रिलेटेड एक्सपेंसेस को आपने रिलेटेड पीरियड में रिकॉर्ड करना है, ना कि तब जब कैश रिसीव हो रहा हो और पे हो रहा हो। ठीक है। ये है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कैश बेसिस। कैश बेसिस कब होती है? जब आपको पैसे मिल रहे हैं उस पीरियड में उस इनकम को रिकॉर्ड करें, जब आपको एक्सपेंस कर रहे हैं उस पीरियड में उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। इनकम एंड एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, SOCF, ये F2 का पार्ट नहीं है, बट ये हम आगे चल के होपफुली स्टडी करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो होती है कैश बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्रूअल कंसेप्ट में बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहती है कि जब आपको पैसा रिसीव हो रहा है, उस वक्त आपने कैश को रिकॉर्ड करना है। अगर आपको 2023 में कैश रिसीव हो रहा है तो आप 2023 में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस वक्त रिकॉर्ड करें। सो ये बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। लेकिन हम अकाउंटिंग करते वक्त हमने अभी सिर्फ एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना है, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करना। ओके।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. ओके. A business should be consistent in its accounting treatment of similar items both within the accounting period and between period and the next. Okay. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट करते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर भी और दो अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान भी उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. जैसे ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एग्जांपल दी है आपके सामने है. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. एक कंपनी फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये क्या होता है? ये डेप्रिसिएशन का एक मेथड है रिकॉर्ड करने का. ये हम कमिंग चैप्टर्स में होपफुली स्टडी करेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हर साल उसे ही फॉलो करें कंसिस्टेंटली. आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है कि 2022 में आपने स्ट्रेट लाइन कर लिया, 2023 में आपने रिड्यूसिंग कर लिया, 2024 में आपने फिर स्ट्रेट लाइन कर लिया. ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते. आपको एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे. ठीक है, जो बेटर पिक्चर शो कर सके. ये कंसिस्टेंट प्रिंसिपल आपको कहता है. और ये भी कहता है कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड भी आपने उसको इंश्योर करना है कि फॉलो करे. विद इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपने ये नहीं करना कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान भी आप से आपने एक बिल्डिंग है, आपका नॉन करंट एसेट है, एक बिल्डिंग है और आपकी एक है मशीनरी. सो बिल्डिंग आपके दोनों नॉन करंट एसेट है. बिल्डिंग को आप स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हो और मशीनरी को आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर रहे हो. ये काम नहीं करना है आपने. आपने दोनों को स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे करना. आपने विद इन द अकाउंटिंग पीरियड और बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड जो है एक ही मेथड यूज करना है जिससे कंसिस्टेंटली इंश्योर हो सके. इसकी एक और एग्जांपल देते हैं कि आपने नॉन करंट एसेट्स जो आपके होते हैं, नॉन करंट एसेट्स को हमेशा कैपिटलाइज करना है. आपने नॉन करंट एसेट्स को हमेशा कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस आउट नहीं करना. मतलब कि आपने इन्हें हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे रिकॉर्ड नहीं करना है. ये एक ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. अब कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो होगी कि आपने सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स को कैपिटलाइज करना है 2022 में. और आगे फोर्थ कमिंग जो आपके ईयर्स आ रहे हैं उनमें भी आपने नॉन करंट एसेट्स को हमेशा कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस आउट नहीं करना है. इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंडिचर नहीं रिकॉर्ड करना. ठीक है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट प्रिंसिपल. एक्रूअल्स कहता है कि इनकम्स को आप रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो रही हो, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना हो जब वो इनकम इनकर कर रही हो. कंसिस्टेंटी प्रिंसिपल कहता है कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को विद इन अकाउंटिंग पीरियड और विद इन टू अकाउंटिंग पीरियड को कंसिस्टेंट रखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. व्हाट इज मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? ओके. Financial statements are usually prepared on the assumption that business will continue in operational existence for the foreseeable future. Okay. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस जो है फोरसीएबल फ्यूचर तक काम करता रहेगा. हमने ये अज्यूम करके अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है. ये कैसे होगा? फोरसीएबल फ्यूचर होते हैं कमिंग 12 मंथ्स. ओके, यूजुअली दीज आर कमिंग 12 मंथ्स. गोइंग, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बनाई जाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है गोइंग कंसर्न बेसिस पे. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था
लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि गोइंग कंसर्न बेसिस क्या होती है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे आप किस तरह से बैलेंस शीट को बनाते हैं। हमने कहा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ये रिवर्स लिक्विडिटी ऑर्डर में बनेगा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फिर करंट एसेट्स आएंगे, इनका टोटल किया जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी और करंट लायबिलिटीज आएंगी और उनका टोटल किया जाएगा। ये ऑर्डर जो था हमने, ये फॉर्मेट जो है ये हमने कहा था कि ये फॉलो किया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते वक्त बैलेंस शीट का, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो है इसका ओल्ड नेम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ये फॉर्मेट है जिसको फॉलो किया जाएगा। ओके, इसे कहते हैं, ये जो फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में कोई नॉन करंट एसेट्स भी होंगे और आपके बिजनेस में कोई नॉन करंट लायबिलिटीज भी होंगी। आपका बिजनेस 12 महीने से ज्यादा चलेगा, जब 12 मंथ से ज्यादा वर्क करेगा तो उस वक्त जो है नॉन करंट एसेट्स होंगे, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन कहती है कि 1 साल से ज्यादा आपके पास ये एसेट्स रहेंगे। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन कहती है कि 1 साल से ज्यादा ये लायबिलिटीज आपके ऊपर ड्यू हैं। आपको ये लायबिलिटी, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इट्स 2023, सो 2024, 2025, आपको ये लायबिलिटी जो है ये आपको 2024 में कुछ पोर्शन पे करना है और कुछ पोर्शन जो है आपको 2025 में पे करना है। ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है, तो आपने इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया हुआ है अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आपके पास एक बिल्डिंग है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल एक नॉन करंट एसेट्स है जिसे आप 2023 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बिल्डिंग आपके पास अगले 10 साल के लिए रहेगी, इसीलिए आपने उस बिल्डिंग को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आपके पास कुछ नॉन करंट एसेट्स भी हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज भी हैं। तो इसका मतलब है आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप 12 महीने से ज्यादा ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, आपका बिजनेस 12 महीने से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो तभी आपने नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस जो है 6 महीने में बंद हो जाएगा, तो क्या आप नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास कोई नॉन करंट एसेट्स है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स हैं। क्योंकि 6 महीने के बाद आपका बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कहाँ के नॉन करंट एसेट्स। सो गोइंग कंसर्न बेसिस पे जब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसमें आप नॉन करंट एसेट्स भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे और नॉन करंट लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बेसिस होती है ब्रेकअप बेसिस। जो भी बिजनेसेस बंद होने वाले होते हैं वो लास्ट ईयर अपनी अकाउंटिंग करते हैं ब्रेकअप बेसिस पे, या जिसे रियलाइजेशन बेसिस भी कहते हैं। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के। ये कहता है कि कोई भी नॉन करंट एसेट नहीं रहा, क्योंकि 7 मंथ्स में आपका बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है। 7 मंथ्स में आपने अपने बिजनेस को बिल्कुल कंप्लीटली कोलैप्स कर देना है, उसको वाइंड अप कर देना है। ठीक, तो जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको नजर आ रहे होंगे उन सबको आप करंट एसेट्स लिखेंगे, और जितने भी आपके नॉन करंट लायबिलिटीज आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रही होंगी उन सबको एज अ करंट लायबिलिटी लिखेंगे। आप नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास वो एसेट्स और लायबिलिटीज 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, कि आप अज्यूम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने वक्त सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेसेस ये यूज करते हैं जो रनिंग बिजनेस होते हैं। जो बिजनेसेस वाइंड अप होने वाले हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस को ऑब्वियसली नहीं फॉलो करेंगे, कि बिजनेस जो है फोर्सिएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, विच मीन्स एटलीस्ट 12 मंथ्स तक ये बिजनेस वर्क करेगा और उससे ज्यादा भी करेगा। तभी तो नॉन करेंट एसेट नॉन करेंट एबिलिटीज को आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन करेंगे। ओके, ये था आपका गोइंग कंसर्न बेसिस। ओके, यहाँ से आगे है मैचिंग प्रिंसिपल। जे हम नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज इन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, रीड कर लें, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएं और आप एमसीक्यूज में इन्हें अच्छे से टैकल कर सकें। आई होप इन डेप्थ मैंने आपको बताया है और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।